मुझे लगता है मैं आपको हर बार मुश्किल में डाल देता हूं प्रसाद जी। भारत को आजाद कराने के लिए पंडित चंद्रशेखर आजाद जो लड़ाई लड़ रहा है, उसमें मैं कुछ सहयोग कर सकूं, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा। परंतु आपका तो बहुत बड़ा कारोबार है, 500 लोगों का परिवार आप पर निर्भर करता है। ऐसे में कहीं मेरी वजह से आप मुश्किल में ना आ जाए। पंडित जी, ये सब और मेरा भी वजूद इस देश की वजह से है। आप संकोच मत कीजिए, इस यज्ञ में हमें भी आहुति देने दें। पंडित चंद्रशेखर आजाद ने तो इस देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया है। जयशंकर इतना कर पा रहा है, ये उसका सौभाग्य है। काली महल के इस तहखाने में आपको अंग्रेज तो क्या, परिंदा भी खोज नहीं पाएगा। ये संतु आपकी सेवा में रहेगा, ठीक है? जी मालिक, आप जरा भी फिक्र ना करिए, मैं हूं ना। तो ठीक है प्रसाद जी, अगर मुझे आप तक कोई भी संदेश पहुंचाना होगा तो मैं संतु के जरिए पहुंचा दूंगा। जी, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रसाद जी। जय भवानी। जय भवानी। 1930 के आसपास का समय था। हर देशभक्त अपने अपने तरीके से एक ही लड़ाई लड़ रहा था, परतंत्र मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की लड़ाई। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। आजादी की लड़ाई के महानायक पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी मुखर होकर अंग्रेजों से सीधे सीधे लोहा ले रहे थे, तो दूसरी तरफ साहित्य से, शब्दों से क्रांति की लौ जलाने वाले कुछ राष्ट्रवादी साहित्यकार उनकी मदद करके अपना फर्ज इस देश के लिए निभा रहे थे। असंख्य कीर्ति रश्मियां, विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। उनमें से एक थे छायावाद के 4 महान स्तंभों में से एक, हिंदी साहित्य की प्रायः हर विधा पर बराबर अधिकार रखने वाले अद्भुत साहित्य शिल्पी जयशंकर प्रसाद। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, अंबर पन घट में डूबो रही। तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 को बनारस में हुआ था। विद्वानों का बनारस, मां गंगा का प्रसाद पाया हुआ बनारस, भगवान शंकर की नगरी बनारस। यह बनारस का प्रतिष्ठित सुंगनी साहू परिवार था, धनाढ्य परिवार था। और जयशंकर के पिता बाबू देवी प्रसाद जी दान, पुण्य और कलाकारों का सम्मान करने के लिए पूरे नगर में जाने जाते थे। संस्कार और संस्कृति के इसी शहर बनारस, जिसके बारे में कहा गया है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के नमीयते। ऐसी काशी में जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। प्रसाद जी 8-9 वर्ष की उम्र से कविताएं गढ़ने लगे। उनके इस उत्साह को देखकर पिता भी चाहते थे कि वे साहित्य की तरफ अपना झुकाव बरकरार रखें, लेकिन दुर्भाग्यवश जब जयशंकर 10 वर्ष के थे तभी पिता का देहांत हो गया। मां मुन्नी देवी भी 8 साल की जब उम्र में रहे होंगे तब दिवंगत हो ही चुकी थी। पिता का देहांत होते ही उसी प्रतिष्ठित परिवार में ऐसी फूट पड़ी कि जो परिवार कभी काशी में अपने वैभव के कारण जाना जाता था, वो ऋण के बोझ के तले दब गया। पारिवारिक वैभव था और आर्थिक स्थिति थी, वो दिन पर दिन घटने लगी। 13 साल की अवस्था तक आते आते यानी कि 1903 में पारिवारिक बंटवारा हुआ सब पटीदारों के बीच में। और प्रसाद जी और उनके बड़े भाई बाबू शंभू रतन जी के ऊपर उस समय 1 लाख रुपए तकरीबन का ऋण आ गया। 1 लाख रुपए का ऋण आ गया, उसको चुकाने की जिम्मेदारी प्रसाद जी के ऊपर और उनके बड़े भाई शंभू रतन जी के ऊपर थी। 13 साल के प्रसाद को कारोबार में हाथ बटाने के लिए आगे आना पड़ा। कारोबार में मन लगाने की कोशिश तो करते, लेकिन बही खातों के पीछे वाले पन्नों में कविता का रेखांकन और उसके शब्दों को मढ़ना उन्होंने जारी रखा।
दुर्भाग्यवश परिवार में सर्जना के प्रति, साहित्य के प्रति, कविता के प्रति प्रसाद का यह झुकाव किसी को पसंद नहीं आया। ये क्या है? इधर परिवार के हालात खराब हैं और तुम बही खाते पर हिसाब लिखने के बजाय कविताएं लिख रहे हो। परिवार का ख्याल है भी या नहीं? तुम्हें पढ़ाई इसलिए कराई जाती है ताकि तुम ये कारोबार संभालो, अपनी दुनिया में मगन रहते हो। क्या कविताओं से पेट भरोगे? इस गुस्से, खीज और अपमान के क्षणिक प्रभाव ने जहां एक ओर जयशंकर की कुछ कविताएं राख कर दी, वहीं दूसरी ओर उनके हृदय में हजारों नई अमर रचनाओं की चिंगारियां जला भी थीं। उन्होंने कलाधर के नाम से छुप छुपा कर लिखना जारी रखा। पारिवारिक जिम्मेदारियां आने के कारण 8वीं के बाद उनकी नियमित शिक्षा तो नहीं हो पाई, बाकी की पढ़ाई उन्होंने घर पर रहकर पूरी की। उन्होंने पूरी ऊर्जा के साथ संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का अध्ययन अपने घर पर ही किया। इसके साथ ही उन्होंने वेद, उपनिषद, साहित्य, धर्म और दर्शन का भी गहन अध्ययन किया और इस सब का सीधा प्रभाव उनकी काव्य चेतना पर पड़ा, जो पाठक के लिए अमृत तत्व में परिवर्तित हो गया। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। 1906 में प्रसाद जी के परिवार पर एक और वज्रपात हुआ, जिसमें प्रसाद के बड़े भाई गुजर गए। भाभी ने जयशंकर का विवाह 19 वर्ष की उम्र में विंध्यवासिनी देवी के साथ तय कर दिया, मगर दुर्भाग्य से 1916 में प्रसाद की पहली पत्नी विंध्यवासिनी देवी का टीबी से देहांत हो गया। भाभी के बार बार कहने पर प्रसाद ने एक बार फिर गृहस्थी बसाने के लिए निर्णय लिया। उन्होंने कमला देवी से विवाह किया और 1922 में उन्हें पुत्र रत्न शंकर की प्राप्ति हुई। कविताएं, नाटक, कहानी, निबंध लिखने का यह सिलसिला दोबारा निकल पड़ा। यह एक तरह से साहित्य में उनकी दूसरी पारी कही जा सकती है। प्रसाद जी की आदत थी कि अपने जानने वाले लोगों के रूप, रंग, डील डॉल के आधार पर उनका कोई वो नाम रख देते थे और फिर उसे उसी नाम से पुकारते। कई बार तो कुछ लोगों के साथ ये नाम ऐसे जुड़े कि उनके असली नामों की पहचान गुम होकर प्रसाद जी के दिए हुए नामों पर ही आकर ठहर गए। हाँ भाई बचनू महाराज, तुम हमार नाम बचनू रखे हो। वैद्य जी, पंडित महावीर मिश्रा जी तुम्हार नाम वृद्ध बकर रखे हैं, यानी कि बड़बोला बूढ़ा। भाई हम उन्हें लंबोदर यानी बड़े पेट वाला यूं ही नहीं पुकारते। आज सारे शहर में वैद्य जी लंबोदर के नाम से ही जाने जाते हैं। अब इस नाम से पिंड छुड़ाने के लिए है कोई दवा उनके पास? अच्छा ये बताओ, इतना अच्छा लिखते हो, कोई शिष्य बनाया कि नहीं? ये वाराणसी नगरी भी बड़ी विलक्षण नगरी है भैया। यहाँ पर सब गुरु हैं, चेला कोई भी नहीं है। अब गंगा किनारे चले जाओ, एक आदमी दूसरे से कहेगा का गुरु, तो दूसरा जवाब देगा हाँ गुरु। प्रसाद के परिवार के आर्थिक तौर पर बुरे दिन जरूर थे, मगर उनके परिवार का काशी में बड़ा सम्मान था और वो बनारस नगर के गिने चुने धनी सम्मानित परिवारों में से माने जाते थे। शायद इसीलिए तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने प्रसाद जी को बनारस के कोर्ट में ज्यूरी के तौर पर नियुक्त किया, मगर स्वभाव से स्वतंत्र रहने वाले जयशंकर प्रसाद को अंग्रेजों की यह जी हुजूरी रास नहीं आई। जयशंकर जी, आपके नाम से कोर्ट से नोटिस आया। धन्यवाद जी। कोर्ट से संदेशा आया है। कोर्ट से संदेशा है? सब ठीक तो है ना? सरकार ने नोटिस भेजा है। भाई हमें कोर्ट में ज्यूरी नियुक्त किया गया था। 2-3 दिन तो हम गए भी, फिर हमें लगा कि अंग्रेजों की अदालत में ज्यूरी तो बस एक औपचारिकता है, न्याय तो कोई और ही करता है। और भाई ऐसे न्याय का हिस्सा क्यों बने जो अन्याय से भरा हो, इसलिए हमने जाना छोड़ दिया। इस बात पर तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
अदालत इसे अवमानना के तौर पे ले सकती है। हाँ हो तो सकती है, लेकिन इसकी भी एक जुगत है। क्या जुगत है भैया, हमें भी बताओ, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बैठक जेल में लगवानी पड़े। क्या? अरे जेल में बैठक, अरे मैंने कहा क्या? अरे क्या 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 लगा रखा है? क्या अचानक सुनना बंद हो गया क्या? यही तो एक जुगत है भैया, यही तरीका है बचने का। जब सुनाई नहीं देगा तो कोर्ट घास छिलवाएगा क्या जूरी मेंबर से? प्रसाद ने कोर्ट के गुस्से से बचने के लिए सरकारी अस्पताल से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया कि उनका कान खराब है और इससे उन्हें सुनने में दिक्कत होती है और इसीलिए वो कोर्ट की कार्रवाई सुनने के योग्य नहीं है। दरअसल प्रसाद जी को यह पसंद नहीं था कि वो अंग्रेजी मुलाजिम बने और उस सरकार की जो भारतीयों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई में सजाएं सुनाती हो, चाहे जूरी कुछ भी कहे। 1920 के बाद एक प्रसाद जी की कई अमूल्य रचनाएं प्रकाशित होती गईं। प्रसाद जी अपनी कविताओं का कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं करते थे, बल्कि वो हमेशा सचेत रहते थे कि उनकी कविता और उनका व्यवसाय दोनों अलग अलग रहे। कविवर, मैं आपका अंध प्रशंसक हूं। बंधुवर, मैं कवि हूं इसलिए ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कविता जन्म जन्म की बंद आंखों को खोल देती है, इसलिए कविता का प्रशंसक तो अंध हो ही नहीं सकता। ये कुछ मिष्टान स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें, बाकी मैंने आपकी रसोई में रखवा दिया। जी धन्यवाद। कविवर, मैंने आपका प्रेम प्रतीक पढ़ा और पढ़कर इतना प्रभावित हुआ कि इसे अपना लेने की इच्छा बलवती हो उठी। तभी निश्चय किया कि आपसे काशी जाकर निवेदन करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि ये कृति आप मुझे समर्पित कर दें और आपके समर्पण की सहमति पर मैं इसे कलात्मक कागज पर नए सिरे से मुद्रित करा के सर्वत्र सुगंध की तरह हवा में फैला दूंगा और इसके बदले में आप जो भी चाहे मुझसे कह सकते हैं, मैं आपके सामने रख दूंगा। आप मेरे अतिथि हैं और मेरे काव्य के गहरे प्रशंसक भी। आपकी किसी भी बात को पूरा न कर पाना मेरे लिए कितना कष्टकारी हो सकता है मैं व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन अभी अभी जो आपने इच्छा व्यक्त की है उसे सुनकर मेरा मन आहत हुआ है। कविवर, आप सुनिए, आप ना लीजिए। मेरी बात सुनिए। आप राजे रजवाड़े हैं, आपके पास अपार संपत्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज को अपनाने के लिए खरीदने की क्षमता से ज्यादा पात्रता की आवश्यकता होती है। आप तो जानते ही हैं कि मैं जर्दा और सूरती का व्यवसाय करता हूं। कविता मेरा व्यवसाय नहीं है, मेरा प्रेम और मेरी साधना है। आपके पास पैसा है, अगर आप चाहें तो मुझसे महंगे से महंगा जर्दा, सूरती, खुशबू, इत्र खरीद सकते हैं। मैं सहर्ष आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा क्योंकि वो सब मेरे व्यवसाय के अंतर्गत आता है। लेकिन कोई अपने प्रेम, अपनी साधना को कैसे बेच सकता है? मैं बहुत ही लज्जित हूं, कृपया आप मुझे क्षमादान करें। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना, यही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। प्रसाद जी के साहित्यिक जीवन की इस पारी में उनके लेखन में राष्ट्रीयता का बोध बहुत प्रखर था। यह तत्कालीन बोध भी था, सामयिक जिम्मेदारी भी थी। उनके अनेक रचनाओं में राष्ट्र और राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति उनका अगाध प्रेम झलकता है। जैसे प्रसाद जी के प्रतिष्ठित और बहुत ही प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त में एक स्थान पर सम्राट चंद्रगुप्त की पत्नी कार्नेलिया, जो कि यूनानी है, वो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य पर, भारत की अतिथि सेवा पर, भारत की ज्ञान गरिमा पर इतनी मोहित और मुग्ध है कि उसके हृदय से एक हर्षगान निकल पड़ता है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को,
मिलता एक सहारा अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। प्रसाद जी के सुप्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1931 में हुआ था। इससे पहले प्रसाद 1922 में अजातशत्रु, 1928 में स्कंदगुप्त और इसके अलावा लगभग आधा दर्जन अन्य नाटक लिखकर नाटक विधा में प्रसिद्धि पा चुके थे। प्रसाद जी ने नाटक की विधा को न केवल पुनर्जागृत किया, पुनर्जीवित किया, बल्कि उसे हिंदी साहित्य में निश्चित और सुदृढ़ स्थान भी दिलवाया। अपने समय की जो सामाजिक राजनीतिक चेतना है वह खास तौर से प्रसाद साहित्य में प्रसाद के नाटकों, उपन्यासों और कहानियों में देखना चाहिए। कविताओं में इस तरह की चेतना की जगह जगह अनुगूंज तो है, जैसे उनकी जो लंबी कविताएं हैं, महाराणा का महत्व, पेशोला की प्रतिध्वनि, या इस तरह की जो कविताएं उसमें अपने जीवन, अपने समय, अपने समाज की अभिव्यक्ति हमें मिलती है, लेकिन इसकी सशक्त अभिव्यक्ति हमें उनके नाटकों में मिलती है। लेकिन जैसा कि किसी भी साहित्यकार के उत्कर्ष के समय होता है, प्रसाद के नाटक के भी आलोचक निकल आए। प्रसाद जी, आप तो गैर सामाजिक व्यक्ति हैं। चलो ये तो अच्छा है कि असामाजिक नहीं कहा। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप समाज में ज्यादा उठते बैठते नहीं है ना। कल हम लोग एक गोष्ठी में गए थे, वहां पे मिश्र जी कह रहे थे कि प्रसाद जी के नाटक भविष्य में याद रखे नहीं जाएंगे। उनके नाटक के मंचन पैमानों में खरे ही नहीं उतरते। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखा जाए, जबकि प्रयत्न यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो, और यही व्यावहारिक है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। प्रसाद जी ने अपनी मित्रता का दायरा बहुत सीमित रखा था। बहुत कम लोग थे जिनके साथ प्रसाद उठते बैठते थे। कवि सम्मेलनों और गोष्ठियों में तो वो जाते भी नहीं थे। सामाजिक समारोहों से भी परहेज ही रखते थे। उनसे मिलने आने वाले साहित्यकारों में कहानी के अमर हस्ताक्षर मुंशी प्रेमचंद, कहानीकार जैनेन्द्र जैसे साहित्यकार सम्मिलित थे। प्रसाद जी की प्रसिद्धि इतनी फैल चुकी थी कि कई समकालीन लेखक उनसे अपनी किताबों की भूमिका लिखवाने के लिए आते थे। सिर्फ महाप्राण निराला ही हैं जिनकी पुस्तक गीतिका पर प्रसाद जी ने 7-8 पंक्तियों की एक टिप्पणी लिखी थी। इसके अलावा प्रसाद जी सबको मना कर देते थे। इस मामले में तो वो किसी की पैरवी तक स्वीकार नहीं करते थे। भूमिका? लेकिन जैनेन्द्र, तुम्हें तो पता है कि मैं भूमिका नहीं लिखता। इसके लिए लिख देते तो। कौन है? अब मैं स्वयं आया हूं, आपसे कह रहा हूं, इसी से समझ लीजिए। तुम कुछ कहोगे मैंने सोचा नहीं था, और तुमने भी सोचा ना होगा कि तुम कुछ कहोगे और प्रसाद ना कर देगा। लिखना मान लीजिए, और कुछ नहीं तो बस यही कारण कि अज्ञे आपके लिए अज्ञात है, जेल में है। देख लीजिए, यदि मन बनता हो तो। कहोगे तो तुम जरूर जैनेन्द्र कि एक बात जो कही तुमने, प्रसाद ने वो भी ना रखी। क्यों साहब, अब ये कहने का हक भी आप हमसे छीन लेंगे? एक तो आपने हमारी बात नहीं रखी, फिर हम कह भी ना पाए कि रखी नहीं। आप ही कहिए प्रेमचंद जी, ये अन्याय सहा जाए और वाक स्वतंत्रता को अपनी यूं ही छोड़ दिया जाए? प्रसाद जी अपने होने में स्पष्ट थे। जो हैं वो हैं, और जो नहीं है वो नहीं है। हिमाद्रितुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रितुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इस सब के बीच हिंदी के सर्वकालिक श्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी की रचना प्रसाद जी ने जारी रखी। कामायनी 1936 में प्रकाशित हुई। ये
हिंदी कविता का प्रारंभिक महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं जिनके माध्यम से पूर्ण मानव जीवन की सभी संवेदनाओं को प्रसाद जी ने अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य के विद्वान कला की दृष्टि से कामायनी को छायावादी काव्य कला का सर्वोत्तम प्रतीक मानते हैं। मनुष्य के जीवन का संभवतः कोई पहलू छूटा हो जो कामायनी में न हो। प्रसाद जी की एक कृति हिंदी साहित्य के पास प्रसाद जी की सबसे अनमोल धरोहर के रूप में सदैव सुरक्षित है। और जयशंकर प्रसाद कामायनी में मानवता के विजय होने की कामना ही नहीं करते हैं, बल्कि उसके विजयी होने की वो घोषणा भी करते हैं। यानी उनका दृढ़ विश्वास है, दृढ़ आस्था है कि मानवता ने विजय प्राप्त करनी ही करनी है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। इसके साथ ही प्रसाद जो है वो कामायनी में आधुनिक मानव की आंतरिक जटिलता और उससे उभरना कैसे है, उससे उभरने के भी बताते हैं कि कैसे उससे उभरा जा सकता है। हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य ही माने कि टीवी के घातक रोग से 15 नवंबर 1937 के ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य आकार ले रहा था, तब हिंदी साहित्य का एक चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए हमसे छिन गया। महाप्राण निराला ने जयशंकर प्रसाद की मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि देते हुए कहा, हिंदी के जीवन है दूर गगन के द्रुततर, ज्योतिर्मय तारा से उतरे तुम पृथ्वी पर, अंधकार कारा यह बंदी हुए मुक्त घन, भरने को प्रकाश करने को जनमन चेतन, जीना सिखलाने को कर्म निरत जीवन से, मरना निर्भय मंदहासमय महामरण से, किया मुख को मुखर लिया कुछ दिया अधिकतर, पिया गरल पर किया जाति साहित्य को अमर। जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य को युवाओं में लोकप्रिय बनाने के लिए एबीपी न्यूज ने महाकवि सीरीज के साथ दर्शकों से हिंदी की कविताओं की प्रतियोगिता की। जवाब में लोगों ने देश विदेश से हजारों कविताएं हमें ईमेल के जरिए भेजी। आज नहीं तो कल लिखेंगे, हर मुश्किल का हल लिखेंगे। जिस एक कविता को इस प्रतियोगिता के विजेता के तौर पर चुना गया है, वो कविता बिहार के समीर परिमल ने लिखी है। एबीपी न्यूज की टीम पटना पहुंची समीर परिमल से बात करने। मेरी कविताएं जो हैं ये जीवन के अनुभव से जुड़ी हुई हैं और वो यथार्थवादी हैं। मैं बहुत कल्पना में नहीं जीता, मैंने जो भोगा है और जो अनुभव करता हूँ रिश्तों के प्रति, समाज के प्रति, देश दुनिया के प्रति, वो सारी बातें निकल के आती हैं बाहर। समीर पटना के एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं। समीर अध्यापन के साथ साथ कविता लेखन में भी रमे हुए हैं। हर मुश्किल का हल लिखेंगे। महाकवि कॉन्टेस्ट के पिछले हफ्ते के विजेता हैं बिहार के भागलपुर से सुमित कुमार, उत्तर प्रदेश के रामपुर से मोहम्मद नाजिम, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से महेंद्र कुमार त्रिपाठी।